हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है संडे, तो आपको पता है संडे को बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो नहीं आती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक स्टैटिक बैंकिंग की वीडियो दे दूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं व्हाट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और जो बैंक रेट होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और इसकी जो रेट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी कौन क्या क्या रेट चल रही हैं, राइट। रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही हैं और रेपो रेट क्या चल रही है, मैं वो सब बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँ कि आखिर होता क्या है और क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, राइट। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक बैंकिंग की आज की हमारी पहली वीडियो, ठीक है। ये भी सीरीज आपको लगातार मिलती रहेंगी, स्टैटिक बैंकिंग की वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी आपको, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट कीजिए पहली स्लाइड के साथ। सबसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले बहुत आसानी से समझिए, आसान भाषा में, आखिर में रेपो रेट बोलते किसको हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रेपो रेट जो है वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक, कौन, सेंट्रल बैंक पैसे देती है किसको देती है? कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक कौन हो गई? RBI। कमर्शियल बैंक कौन हो गई? जो भी हो गई, SBI और जितने सारी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन सब बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये RBI के पास जाते हैं कि भैया हमें पैसों की जरूरत है, प्लीज हमें पैसे दीजिए। तो RBI पूछता है आपको किस टर्म्स में पैसे चाहिए, क्योंकि RBI ने दो तीन स्लैब बना रखे हैं, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। इन सब अलग अलग तरीकों से आप पैसे दे सकते हो। तो अगर मान लो बैंक ने बोला नहीं भैया हमें रेपो रेट के तरीके से पैसा चाहिए, तो फिर उसमें RBI बोलता है ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाओ। तो तो इसका मतलब समझिए बेसिकली कि रेपो रेट जो है, साफ साफ देखिए यहां पे लिखा गया है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच the central bank lend money to commercial bank by keeping their securities with RBI and repurchase agreement। समझिए होता क्या है बेसिकली कि एक बैंक है, मान लो बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया गई RBI के पास कि सर हमारे पास पैसों की कमी पड़ गई है, तो हमें पैसे चाहिए। तो RBI पूछेगा किस बेसिस पे पैसे चाहिए आपको, तो वो बोलेगा हमें रेपो रेट के रेट पे पैसे चाहिए। ठीक है, तो RBI सामने से बोलेगा भाई सिक्योरिटीज लाए हो, राइट, हाँ हाँ सर सिक्योरिटीज लाए हैं, तो वो सिक्योरिटीज आप हमें दे दो, उसके बदले आप पैसे लेके जाओ। पर देयर इज अ कंडीशन, वहां पे RBI और बैंक के बीच में एक रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। इस रीपर्चेज अग्रीमेंट में ये होता है कि जब बैंक बोलती है जब हमारे पास पैसा आएगा, आई मीन जिस जिस अवधि के लिए वो पैसे लेके जा रहे हैं, जब हम वो पैसे आपको वापस करेंगे तो उसके बदले हम अपनी सिक्योरिटी वापस लेके जाएंगे, हम अपनी सिक्योरिटी आपसे खरीद लेंगे। इस बुनियाद पे ये रेपो रेट तय होता है, राइट। इस बुनियाद पे रेपो रेट दिया जाता है कि वो अपनी बाय कीपिंग देयर सिक्योरिटीज, ये देयर वो यूज हो रहा है फॉर कमर्शियल बैंक्स के लिए। कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज वहां रखते हैं विद RBI एंड रीपर्चेज अग्रीमेंट के साथ कि भैया हम ही ये आपसे वापस खरीदेंगे, आप किसी और को नहीं बेच सकते। और जब हम ये पैसा आपको वापस कर देंगे रेपो रेट इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आप हमें ये हमारी सिक्योरिटी वापस दे देंगे। तो इसके बेसिस पे ये रेपो रेट तय होता है। बैंक्स टेक इट्स बैंक्स टेक इट इन अ शॉर्टेज ऑफ फंड। बैंक कब लेती है ये लोन? बैंक तब लेती है जब बैंक के पास फंड की कमी पड़ जाती है, और ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी मेजर्स टू मीट देयर डे टू डे बिजनेस, वो अपनी डे टू डे बिजनेस को फुलफिल करने के लिए, जब बैंक को लगता है कि भैया हमारे पास पैसे कम पड़ गए या कम पड़ने वाले हैं, तो उस केस में बैंक जाके RBI से रेपो रेट के तौर पे पैसे लेके आती है। RBI जो है रेपो रेट को एज अ मीडियम भी यूज करती है मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। दीज आर क्या है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, ये लोग मार्केट रेगुलेटर के रेगुलेशन के टूल्स हैं ये RBI के। इसके तहत अब आप सोचेंगे सर ये कैसे टूल्स हो सकते हैं। अब आप एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए कि मैंने क्या बोला, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जाके बैंक RBI से लोन लेके आती है, राइट। अगर मान लो RBI ने रेपो रेट को बहुत सस्ता कर दिया, RBI ने बोला भैया 1% पे, 0.5% पे आप रेपो रेट पे लोन लेके जाइए बैंक से, तो बैंक क्या करेगी?
बिकॉज बैंक जो है वो लोन हमें कितने रेट पे देती है, 10%, 9.5%, 10% से लेकर 16-17% तक के रेट पे जो कमर्शियल बैंक है वो आम जनता को लोन देती है। अगर आरबीआई बोले कि हमसे 1% पे लोन लेके जाओ, तो सारी बैंक क्या करेगी, फटाफट जाके आरबीआई से पैसे उठा के लेके आएगी। ठीक है, कि भैया इतने सस्ते दरों पे लोन मिल रहा है, 1% के रेट पे लोन मिल रहा है, और हम उसको 10% बेचेंगे तो बीच का 9% का मुनाफा बैंक कमा लेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को घटा के 1% किया, बहुत सारी बैंक आ जाएगी एक साथ कि हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, और वो पैसे लेके जाएगी और मार्केट में देना शुरू करेगी। तो मार्केट में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन मिलना शुरू होगा, और क्योंकि आरबीआई से वो सस्ते में लोन लेगी, तो हो सकता है वो सामने जो 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 लोन वो 10% में दे रही थी वो अब 6% 7% में देना शुरू कर दे। तो जब वो 6% में लोन देगी तो जनता भी दम भीड़ लगा के बैंकों से लोन लेगी, तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे और मार्केट में इनस्टेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सारी चीजें महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत होंगे, लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे, और पैसे बहुत होंगे, लोग सामान खरीदेंगे, तो कंपनियां डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगी, डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी तो मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन रेट्स का यूज करती है, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे ही मार्केट में आरबीआई को दिखता है कि पैसा बढ़ रहा है, तो आरबीआई रेपो रेट जो है वो बढ़ा देती है। उससे क्या होता है कि बैंक जो है महंगे दरों पे लोन नहीं लेती है आरबीआई से, तो जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में लोन क्या देगी। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट से पैसे चूस लिए जाते हैं, तो मार्केट में पैसे नहीं बचते हैं, तो डिमांड नहीं होती प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की प्राइस धीरे धीरे गिर जाती है। और अगर मार्केट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मान लो बिल्कुल पैसे नहीं है, कि किसी कंपनी ने 10 टीवी बनाई और एक बंदा उसको नहीं मिला प्रोडक्ट, तो पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो झेल लेगी, चौथे महीने से वो रेट आधा कर देगी। तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस कमोडिटी की बहुत ज्यादा गिरती चली जाएगी। तो उस केस में आरबीआई क्या करती है, अपनी रेपो रेट को कम करती है, ताकि मार्केट में थोड़े से पैसे आ पाए। तो ये टूल्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई जो है मार्केट को कंट्रोल करती है। रेपो रेट इज जनरली फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। याद रखना, रेपो रेट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फ्रॉम ओवरनाइट टू 28 डेज, इससे ज्यादा लंबा टेन्योर नहीं होता है रेपो रेट का। ठीक है, नो रेपो रेट विदाउट सिक्योरिटी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको आगे बैंक रेट पढ़ना है और रेपो रेट में फर्क ये है कि रेपो रेट बिना सिक्योरिटी के नहीं मिल सकता। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी, अगर आपने वहां पे कुछ नहीं दिया, तो आपको रेपो रेट के तौर पे लोन आरबीआई नहीं देगी। ठीक है, अब करंट रेपो रेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। करंट रेपो रेट जो है अभी फिलहाल वो है 4%। कितना है? करंट रेपो रेट जो है वो है 4%। कूल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का जस्ट उल्टा उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या हुआ था, बैंक गई थी आरबीआई से पैसे लेने। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई बैंक से पैसे ले लेगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेके जाती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब आरबीआई को क्यों जरूरत पड़ गई पैसे लेने की। तो आरबीआई को जरूरत नहीं पड़ती है। आरबीआई बेसिकली करता क्या है कि जब बैंकों के पास बहुत पैसे होते हैं, तो आरबीआई आरबीआई चाहता है कि मार्केट में ज्यादा कैश ना चला जाए, तो आरबीआई एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेता है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आरबीआई तो जैसे मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। ठीक है, ज्यादा हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से, याद रखना। हमेशा रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट। ठीक है, फर्ज करो रिवर्स रेपो रेट बढ़ के 6% हो गया, फर्ज करो, और उस केस में पर कमर्शियल बैंक कितने में लोन देती है मार्केट में, वो 8%, 10%, 12% में लोन देती है। और उसके बाद भी अगर आरबीआई जाएगी बैंकों से रिवर्स रेपो रेट के तौर पे पैसे लेने, तो बैंक खुशी खुशी देगी। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों होने वाला है, बिकॉज अगर मैं हूं तो मैं तो भाई बाहर लोन दूं, क्योंकि बाहर तो मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ तो 6% मिलेगा या 5% मिलेगा। पर समझिए एक चीज कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं, फर्ज करो अगर आपके पास 10 रुपए हैं, और मैंने आपको बोला कि आप मुझे 10 रुपए दीजिए, मैं आपको अगले महीने या मैं आपको 10 दिन में 12 रुपए दूंगा। और एक बंदा बोलता है कि भाई मुझे 10 रुपए दे, मैं तेरे को 5 दिन में 30 रुपए दूंगा। ठीक है, आप किसको देंगे? आप तुरंत बोलोगे सर मैं 5 दिन में 30 रुपए वाले को दूंगा। पर मैं बोलूंगा भाई हाँ, वहां पे एक और चीज है कि वो जो बंदा जो 30 रुपए देने की बात करे वो एक फ्रॉड है। ठीक है, वो एक फ्रॉड है, या फिर उसका भरोसा नहीं है, उसका भरोसा नहीं, ही इज नॉट सिक्योर्ड। पर यहाँ पे क्या है कि आपको 10 रुपए के 12 रुपए मिलेंगे, इसकी 100% गारंटी है, और सामने आपको 50% 40% भी गारंटी नहीं है। उस केस में आप किसको दोगे? तो ऑब्वियसली आप बोलेगे सर सबको अपने पैसे प्यारे होते हैं।
तो बैंक को भी अपना पैसा प्यारा होता है, बैंक को ये पता होता है कि अगर हमने आरबीआई को दिया तो हमारा पैसा सिक्योर है, वो आना तय है, वो कभी भी एनपीए नहीं हो सकता है, बजाय कि जब हम आम जनता को देंगे देयर इज अ चांसेस कि वो पैसे एनपीए में तब्दील हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो हमेशा बैंक लव टू गिव लोन टू आरबीआई, इसलिए रिवर्स रेपो रेट एज ए टूल यूज होता है कि मार्केट से पैसा धीरे धीरे चूसा जा सके, कम किया जा सके, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, यही लिखा गया, रिवर्स रेपो रेट इज अ मैकेनिज्म टू एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट एंड रिस्ट्रिक्ट द बोरोइंग पावर ऑफ इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स की जो बोरोइंग पावर है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे तो बैंक लोन क्या देगी, क्योंकि बैंक के पास पैसे जो थे वो तो आरबीआई ले गई खींच के रिवर्स रेपो रेट पे। तो अब बैंक के पास पैसे ही नहीं है, जब बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, लोन नहीं दे पाएगी तो मार्केट में जो जो बेसिकली बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी चीजों की वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे। तो ऐसे इन सब तरीकों से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है इंडियन मार्केट को। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आप सबने बहुत सुना होगा भाई कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो किसी भी बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, सिर्फ कैश के फॉर्म में। और ये जो रेशियो होता है, मतलब रेशियो मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं और सीआरआर 4% है तो आपको 4 रुपए हमेशा कैश के तौर पे मेंटेन करने पड़ेंगे, पर वो आप अपने पास नहीं रख सकते, वो आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो is the share of a bank's total deposit that is mandated by the Reserve Bank of India to be maintained with RBI as reserves in the form of liquid cash। ये सिर्फ liquid cash के फॉर्म में ही मेंटेन हो सकता है और ये RBI के पास आपको मेंटेन करना है। Cash reserve ratio ensures that the part of the bank's deposit is with the central bank and hence secure। तो CRR क्या इंश्योर करता है कि आपका एक हिस्सा आरबीआई के पास रखा है और वो 100% सिक्योर है, उन पैसों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर इज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। वही मैंने बोला है कि महंगाई और बाकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी सीआरआर यूज किया जाता है। अगर मान लो बैंक के पास बहुत पैसे हैं तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को रेशियो बढ़ा देगी। जैसे सीआरआर अभी फिलहाल कितना है, सीआरआर फिलहाल है 4%। अगर मान लो आरबीआई को देखा कि बैंकों के पास तो बहुत पैसे हैं भाई लोन देने के लिए, तो आरबीआई क्या करेगी, भाई साहब सीआरआर को बढ़ा के कर देगी 10%, की 10% सीआरआर है, नाउ यू हैव टू सबमिट योर 10% ऑफ डिपॉजिट्स टू हुम, आरबीआई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके बहुत सारे पैसे जो हैं बैंक के वो आरबीआई के पास चले जाएंगे, तो बैंक के पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर बैंक लोन नहीं दे पाएगी। तो वही बोला गया, इट स्क्वीजेस द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इन सारी मेजर्स को लेके जो है मार्केट को कंट्रोल करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। The cash balance that is to be maintained by scheduled banks with the RBI should not be less than 4% of NDTL। याद रखना, जो CRR होता है वो कभी भी 4% से कम नहीं हो सकता NDTL के। NDTL इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सीआरआर है, अब आप सोचेंगे सर क्या ये कैसे मेंटेन होता है, ये हर फोर्टनाइटली बेसिस पे इसको हर बैंक चेक करती है कि क्या हमारे पास डिपॉजिट बढ़ तो नहीं गया या घट तो नहीं गया, तो उस बेसिस पे क्या करती है, फोर्टनाइटली बेसिस पे ये चेक होता है, और जो भी फर्दर और आरबीआई को देना है, आरबीआई से लेके आना है, उसके बेसिस पे डीलिंग होती है। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, डिपॉजिट आपने 4 रुपए आरबीआई को दे दिए, 4% ही बोला है ना मैंने। अगले महीने क्या हुआ कि आपके पैसे इधर उधर निकल गए, आपके पास 90 रुपए ही बचे। ठीक है, 90 रुपए बचे, आपके पास मान लो 80 रुपए बचे, तो अब आप बोलोगे भाई अब फिर तो आप 4 रुपए बैंक के पास रख नहीं सकते, तो आप बचा हुआ हिस्सा जो होगा अपना 80 का 4% कितना होगा, 0.8, 8 4 से 32, 3.2 रुपीज। तो आप बचे हुए 8 पैसे वापस लेके आओगे आरबीआई से। वही मान लो आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट थी, अगले महीने 200 हो गई है, तो आप क्या करोगे, उस केस में 4 रुपए और आरबीआई को दे के आओगे। क्यों? क्योंकि आपको 4% एनडीटीएल मेंटेन करना है। राइट, समझ में आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है भाई? अब देखो, एसएलआर जो होता है ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होती है। क्या होती है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होती है, जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है। किस फॉर्म में मेंटेन होती है? लिक्विड कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और बाकी अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में। बट एसएलआर और सीआरआर में यही फर्क है कि सीआरआर आपको आरबीआई के पास मेंटेन करनी पड़ती है,
बट एसएलआर आपको खुद के पास, मतलब बैंक अपने पास मेंटेन करती है, एसएलआर उसको आरबीआई को जाके जमा नहीं करना पड़ता। और एसएलआर आप किस किस फॉर्म में कर सकते हो? कैश के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, और बॉन्ड्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो है उसके फॉर्म में अपने पास मेंटेन कर सकते हो। और एसएलआर का जो रेशियो है वो फिलहाल है 18%। तो जो भी आपके पास एनडीटीएल है, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, आई मीन उसका 18% आपको मेंटेन करना पड़ता है एज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक के पास खुद ही। It is basically a reserve requirement that banks expected to keep before offering credit to customers. ये वो पैसा है जो आपको लोन देने से पहले इतना हटाना पड़ता है, फिर बचे हुए पैसों में से ही आप लोन दे सकते हो। 4% आपने सरकार को दे दिए, 18% आपने खुद के पास रख लिए, अब बचा हुआ जो पैसा है उसमें से आप लोन दे सकते हो। दीज आर नॉट रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही मैंने बोला, ये आरबीआई के पास रिजर्व नहीं होती, ये आपको खुद के पास, बैंक को खुद के पास रिजर्व रखना पड़ता है। दिस इज टूल ऑफ आरबीआई टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ये सब टूल है, मैंने क्या बोला, इसको भी बढ़ा देगी आरबीआई तो मार्केट से पैसे खत्म हो जाएंगे। वही सेम कंडीशन है, घटा दो बढ़ा दो तो मार्केट में पैसों की कमी और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये भी एक टूल है आरबीआई का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ क्या होता है? So marginal standing facility is a window or for banks to borrow from the Reserve Bank of India in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely। देखो, इस ये भी एक विंडो दिया गया है आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कि जब आपके पास आपकी जो सिचुएशन हो वो इमरजेंसी की हो और आपका जो इंटरबैंक लिक्विडिटी हो वो ड्राई अप हो चुका हो कंप्लीटली, मतलब आपके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हो बैंक के पास, उस सिचुएशन में आप एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें और रेपो रेट में क्या फर्क है? रेपो रेट में भी आप जाके उससे पैसे लेते थे, एमएसएफ में भी आप जाके उससे पैसे लेते हो, फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है, बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट अ रेट हायर देन द रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो उनके पास रखते हो, ये भी सेम सिचुएशन हो गई। फर्क ये है कि बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो होती है हमेशा हाई होती है, किससे? रेपो रेट से। ठीक है, हायर देन रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। Under MSF, banks can borrow funds up to 3% of their NDTL। उनका जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी होता है उसका 3% तक ही ये ले जा सकती है पैसे आरबीआई से। ठीक है, याद रखना, एनडीटीएल का वो अप टू 3% अमाउंट ही कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले जा सकती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत। एमएसएफ इज ओनली ओवर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि सर एमएसएफ में और रेपो रेट में फर्क क्या है? रेपो रेट में आपको क्या बोलता, ओवरनाइट से लेकर 28 दिन तक का उसमें टेन्योर मिलता है, बट एमएसएफ जो है ये सिर्फ ओवरनाइट फैसिलिटी है, आप एक रात के लिए लेके जा सकते हो, अगले दिन आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। ये एमएसएफ इज ओनली ओवरनाइट रिक्वायरमेंट इन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर गिवन एज कोलैटरल इन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और बिना कोलैटरल के एमएसएफ नहीं ले जाया जा सकता, आपको कोलैटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी। हाँ, पर इसमें कोई भी रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन नहीं होता, याद रखना। एमएसएफ में देयर इज नो रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन। इसमें आप अपनी चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो, जब आप अपने पैसे वापस देते हो तो आप अपनी सिक्योरिटी ले जा सकते हो वापस। ठीक है, रीपर्चेज अग्रीमेंट नहीं होता है और ये सिर्फ ओवरनाइट बेसिस पे होता है एमएसएफ। समझ आ गई? लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, बैंक रेट। अब बेसिक यही बच्चे यही फंसते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ, तीनों में फर्क क्या है सर, ये बता दीजिए। मैंने आपको रेपो रेट बता दिया, एमएसएफ बता दिया, बैंक रेट समझिए। बैंक रेट भी जो है ये एक रेट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द लोन्स दे हैव एक्सटेंडेड टू कमर्शियल बैंक। बस फिर से कंफ्यूजन शुरू। सर ये आप क्या पूछोगे, सर ये तीनों तो बैंक वही कर रही हैं, आरबीआई से पैसे लेके आ रही हैं, मतलब रेपो रेट में भी कमर्शियल बैंक जाके आरबीआई से पैसे ला रही है, एमएसएफ में भी जाके पैसे ला रही है और बैंक रेट में पैसे ला रही है, तो सरकार को ये तीन अलग अलग चीजें क्यों करनी थी? तीनों को एक साथ रख लेते हैं। बहुत जेन्युइन सवाल है। अब आप देखिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज ऑन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड बैंक रेट। इस केस में क्या होता है, देखिए, देयर इज नो रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन। इस केस में कोई भी रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन नहीं होता है। किस केस में? बैंक रेट के केस में। नो सिक्योरिटीज सोल्ड और कोलैटरल इन्वॉल्व। बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब आप बिना किसी चीज को एज अ मोर्गेज रखे, एज अ सिक्योरिटी रखे,
आरबीआई से पैसे ले सकते हो। इससे पहले जो एमएसएफ थी और जो रेपो रेट थी, दोनों में आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखना पड़ता था। पहले वाले में आपका रीपर्चेज अग्रीमेंट साइन होता था, सेकंड वाले में आपको मतलब जो एमएसएफ है उसमें आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, बट इसमें बिना किसी सिक्योरिटी के आप बैंक से लोन ले सकते हो। आप किसी भी बैंक को कोई भी सिक्योरिटी आरबीआई के पास नहीं रखनी पड़ेगी। बैंक रेट इज यूजुअली हायर देन रेपो रेट, ऑब्वियस सी बात होगी, बिना सिक्योरिटी अगर आपको आरबीआई लोन दे रही तो वो रेपो रेट से ऊंची होगी उसमें इंटरेस्ट रेट, एज इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल लिक्विडिटी। ये जो है लिक्विडिटी कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है, ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। इसको हम डिस्काउंट रेट को अमेरिका में डिस्काउंट रेट बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको बैंक रेट बोलते हैं, अमेरिका में इसी को डिस्काउंट रेट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू कर्ब लिक्विडिटी, मार्केट से लिक्विडिटी खत्म करने के लिए या कर्ब करने के लिए, द सेंट्रल बैंक कैन रिजॉर्ट टू रेजिंग द बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। मार्केट से पैसे कम करने के लिए वो बैंक रेट को बढ़ा सकती है, और सिमिलरली मार्केट में पैसे नहीं है तो उसके लिए वो बैंक रेट को घटा सकती है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जब बैंकों को लोन देना होता है तो वो क्या करती है, कोलैटरल फ्री लोन के लिए जाती है हमेशा को, जहां पे पैसे ना देने पड़े। तो इसलिए बैंक रेट का बहुत अहम रोल आ जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स जब वो पैसे लेती है क्यों आगे किसी को लोन देने के लिए, तो वो बैंक रेट पे पैसे लेके आती है, क्योंकि उनके बदले उसको कोई भी कोलैटरल या रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन नहीं करना होता है, तो हमेशा बैंक रेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए ये रेट हमेशा कंपैरेटिवली हाई होता है। तो ये रेट जितना हाई होगा उतने ही ज्यादा हाई रेट पे बैंक आपको लोन देगी। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट एक बार सारे बता देता हूं भाई साहब कौन कौन सी चीज कितनी कितनी है। देखो, सबसे पहले जो हमारा जो बैंक रेट है, बैंक रेट इज 4.25%। ठीक है, बैंक रेट 4.25% है। एमएसएफ जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, ये भी 4.25% है। एमएसएफ भी 4.25% है। एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मैंने आपको बताया था, एसएलआर जो है वो 18% है, 18% है, कूल। और सीआरआर 4% मैंने आपको बताया ही था, ये तो आप सब जानते होंगे, सीआरआर 4% है। और रिवर्स रेपो रेट जो था, ये भी मैंने आपको बताया था, 3.35% है। कितना है? 3.35%। ठीक है, 3.35% है रिवर्स रेपो रेट, और जो रेपो रेट है वो 4% है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आज आपकी सारी डाउट्स जो थी इन सब रेट्स को लेके वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। आपको समझाऊंगा मैं स्टैटिक बैंकिंग के और नई टॉपिक्स। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।